उन बड़ी खबरों की जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं बहुत ज़रूरी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग-अलग घटनाएं हैं ना, ये कैसे मिलकर भारत के बदलते पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक नया एआई मॉडल, इलेक्शन पर चल रही एक नेशनल डिबेट और फॉरेस्ट राइट्स पर आया एक फैसला, इन सब में कॉमन क्या है? सुनने में तो ये सब अलग-अलग लगते हैं ना, है ना? पर असल में ये सभी भारत में हो रहे एक बड़े बदलाव की कहानी के जरूरी हिस्से हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर जुडिशरी पर बात करेंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट, राइट्स एंड डेवलपमेंट और आखिर में टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इस तरह से हमें इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें हम उन डेवलपमेंट्स को देखेंगे जो भारत के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, मतलब हमारे कामकाज के ढांचे को एक नया आकार दे रही हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। ये टॉपिक आजकल काफी चर्चा में है। और देखिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जरिए एक सॉलिड प्रपोजल बन चुका है। अगर ये लागू होता है तो ये हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इसकी डिटेल्स को समझते हैं। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 के मुताबिक इसका मकसद है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन कैलेंडर तैयार हो जाए। अच्छा, इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है। इस प्रपोजल में ये भी कहा गया है कि अगर किसी सरकार के कार्यकाल का सिर्फ 1 साल बचा हो तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकेगा। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे सरकार में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जैसा कि कुछ राज्यों में पंचायत लेवल पर पहले से ही होता है। पॉलिटी से अब थोड़ा जुडिशरी की तरफ चलते हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो हायर जुडिशरी में सुधार की बात कर रहा है। ये बिल असल में 2 बड़ी चुनौतियों को एड्रेस करना चाहता है। पहली, जजों की नियुक्ति में सोशल डाइवर्सिटी की कमी, और दूसरी, एक आम नागरिक के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचने में जो मुश्किलें आती हैं वो। और देखिए, ये आंकड़ा जो है ना, ये एक बहुत सीरियस इश्यू की तरफ इशारा करता है। 2019 से 2024 के बीच हायर जुडिशरी में जितने भी जजेस अपॉइंट हुए, उनमें से सिर्फ करीब 20% ही SC, ST और OBC कम्युनिटीज से थे। ये दिखाता है कि रिप्रेजेंटेशन में कितना बड़ा गैप है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये इस गैप को, इस असमानता को और भी साफ कर देता है। इसीलिए ये जो नया बिल है, इसे इतना ज़रूरी माना जा रहा है क्योंकि इसकी कोशिश है कि सभी कम्युनिटीज़ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके। अब ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट पर एक क्विक अपडेट देख लेते हैं। अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 50% से घटाकर 25% कर दिया है। ये इंडिया US ट्रेड रिलेशंस में एक अच्छा डेवलपमेंट है और इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कुछ बहुत ही सेंसिटिव सोशल और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज से डील कर रहा है। ऐसे मुद्दे जो हमारे समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। हम भारतीय हैं, हमें ये साबित करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए? ये आखिरी शब्द थे अंजिल चकमा के, त्रिपुरा के एक स्टूडेंट जिनकी एक जानलेवा हमले में मौत हो गई। उनके ये शब्द हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कड़वे सच और इंसाफ की एक दर्दनाक तलाश की याद दिलाते हैं। अंजिल चकमा के उस दुखद मामले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या रेशियल स्लर्स को एक अलग तरह का हेट क्राइम माना जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच है। चीफ जस्टिस ने इस पर चिंता भी जताई है कि अगर हम विक्टिम की आइडेंटिटी के आधार पर क्राइम्स को क्लासिफाई करने लगेंगे तो इससे समाज में पोलराइजेशन और बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने वाली बात है। इसी से जुड़ा एक और ज़रूरी कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। जुडिशियल सेंसिटिविटी, मतलब न्यायिक संवेदनशीलता को बेहतर बनाने के लिए एक पैनल बनाया गया है। जस्टिस अनिरुद्धा बोस इसे लीड कर रहे हैं और इस पैनल का काम होगा जजों को गाइड करना, खासकर सेक्सुअल वायलेंस जैसे मामलों में, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इंसाफ करते वक्त सम्मान और संवेदना का भी ध्यान रखा जाए। हमारा तीसरा सेक्शन उस बहुत ही ज़रूरी बैलेंस पर है जिसे भारत को बनाना है। एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अधिकार। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट।
एक तरफ ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स ने सीरियस कंसर्न्स उठाए हैं। लगभग 9 लाख पेड़ों के कटने का खतरा है और उस इलाके की यूनिक बायोडायवर्सिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस पर एक फैसला सुनाया है, जिसने इस डिबेट को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कुछ ऐसा ही एक अजीब सा मामला ओडिशा में सामने आया है। देखिए, स्टेट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत हजारों क्लेम्स पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार उन स्पेशल यूनिट्स को यानी एफआरए सेल्स को बंद कर रही है, जिन्हें बनाया ही इन क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए गया था। अब सरकार के इस कदम पर केंद्र की नजर भी पड़ रही है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ हम देखेंगे कि भारत स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर कैसे नए कदम बढ़ा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। बेंगलुरु की एक कंपनी है सर्वम एआई, जिसने विक्रम लॉन्च किया है। ये भारत का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। आसान भाषा में समझें तो ये हमारा अपना चैट जीपीटी जैसा एआई है। ये इंडिया में एआई डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका फोकस भारतीय भाषाओं पर है, एक ऐसी चीज जिसमें ग्लोबल मॉडल्स अक्सर पीछे रह जाते हैं। अब बात इंटरनल सिक्योरिटी की। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन KGH2 लॉन्च किया है। ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सीनियर माओइस्ट कमांडर्स को टारगेट करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन है। और इसका बड़ा लक्ष्य है मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरी तरह से खत्म करना। इसके अलावा सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए करीब 2000 बॉर्डर विलेजेस को डेवलप कर रही है। देखिए, इस स्कीम का मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बल्कि इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना और सोशल कोहीजन मतलब सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करना भी है, ताकि यहाँ रहने वाले लोग देश की मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ महसूस करें। तो इन सभी अलग अलग हेडलाइंस को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? चलिए, आज की पूरी चर्चा के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार समराइज करते हैं। तो हमने देखा कि भारत कैसे अपने इलेक्टोरल और जुडिशियल सिस्टम्स को रिफॉर्म कर रहा है, हेट क्राइम जैसे गहरे सामाजिक मुद्दों से जूझ रहा है, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और इंटरनल सिक्योरिटी को भी मजबूत कर रहा है। ये सब दिखाता है कि देश एक ऐसे दौर में है जहां वो एक्टिव होकर अपने भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, जैसे जैसे भारत इन बदलावों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा डेवलपमेंट, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, एआई की तरक्की हो या एनवायरनमेंट से जुड़ा कोई फैसला, आने वाले दशक में भारत के सफर को सबसे ज्यादा डिफाइन करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।